वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में ओसीडी कहते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर यूजीसी नेट एग्जाम एंड एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी एग्जाम्स। सो वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट। अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं सो फॉर दैट ज्वाइन जोवियल साइकोलॉजी ऑन टेलीग्राम, जिसका लिंक मैंने आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ओसीडी क्या होता है और इसमें क्या विशेषताएं हैं और एग्जाम्स में आपके क्या पूछा जा सकता है। बट उसके पहले, अगर आपने या आपके किसी फ्रेंड ने MH सेट 2020 के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको मालूम होगा कि जो पहले MH सेट की एग्ज़ाम डेट आई थी वो कैंसिल हो गई थी और आप सभी को वेट था न्यू डेट का। और अब आपको मालूम होगा कि MH सेट की न्यू डेट दिसंबर 2020 में अनाउंस्ड की जा चुकी है। अब आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होना है। एंड यू नो दैट द लास्ट टाइम फॉर एनी एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे बट एट दिस टाइम आपके इस लास्ट टाइम को क्वालिटेटिव बनाने के लिए अनअकैडमी लाया है आपके लिए रिवाइजेशन क्लास। दिस क्लास विल बी फॉर 15 डेज, 15 दिन की अल्टीमेट रिवीजन क्लास जो आपके स्टडी में 4 चांद लगा देगी। तो क्यों ना आप 1 दिसंबर से इस क्लास को ज्वाइन करें। और आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको मिलेंगे टॉप एजुकेटर्स जो आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाएंगे। सो मस्ट ज्वाइन दिस रिवाइजेशन क्लास फॉर क्लियर योर MH सेट एग्जाम दिसंबर 2020। अगर आप फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर दोनों को ज्वाइन करना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। इनरोल दिस एंड स्टार्ट योर क्लास फ्रॉम 1 दिसंबर। एंड कीप इन माइंड, अगर आप खुद तैयारी कर रहे हैं तो खुद ज्वाइन करने के साथ साथ आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं जो MH सेट की तैयारी कर रहे हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट OCD। OCD है क्या? सो नाउ लुक ऑन द स्क्रीन। OCD इज एन एंजाइटी डिसऑर्डर characterized by an intrusive thoughts by repetitive behaviors aimed at reducing anxiety. So first point, keep in mind that OCD is an anxiety disorder। आप इसे ध्यान रखिए, OCD एक एंजाइटी डिसऑर्डर होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं और जिसकी वजह से बिहेवियर रिपीट किए जाते हैं और रिपीट करने की वजह होती है कि वो अपने उस एंजाइटी को कम करना चाहते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कोई एक पर्सन है, इस पर्सन का ये घर है और ये पर्सन अपने घर से बाहर जाता है। तो जब घर को लॉक करता है तो घर से जब बाहर आता है तो उसके मन में एक थॉट आता है कि उसने घर शायद अच्छे से लॉक नहीं किया है। वो फिर से जाता है और जाके अपने उस थॉट की जो एंजाइटी है उसे कम करता है और चेक करता है कि मतलब घर ठीक से बंद है और फिर से लौट आता है। लेकिन फिर से उसे एंजाइटी होती है, नहीं शायद उसने घर में अभी ढंग से गेट बंद नहीं किया था। वो फिर से जाता है, फिर से चेक करता है, एंजाइटी को कम करता है, यानी अपने बिहेवियर रिपीट करता है। और वी कैन से दैट कि जो OCD होती है इसमें कॉम्बिनेशन होता है थॉट्स का ऑब्सेशंस एंड जो बिहेवियर्स होते हैं कंपल्सन्स होता है। यानी जो थॉट्स होते हैं हमारे थॉट्स में ऑब्सेशंस होता है, यानी वह सोचने के लिए बाध्य हो जाता है और जो उसके बिहेवियर्स होते हैं उनको करने के लिए उसकी मजबूरी हो जाती है। सो दिस इज द बेसिकली 2 पॉइंट्स ध्यान रखना है कि OCD में पहले ऑब्सेशंस होता है, यानी वह किसी भी चीज़ को, किसी भी थॉट को दिमाग में बार बार सोचता है और उसके बाद उसे करने के लिए वो मजबूर हो जाता है। सो नाउ कीप इन माइंड देयर आर 2 मेन सिम्टम्स ऑफ OCD। सो फर्स्ट इज ऑब्सेशन एंड सेकेंड इज कंपल्सन। तो अब हम इनके बारे में एक एक करके समझेंगे। सो नाउ द फर्स्ट इज ऑब्सेशन। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? ऑब्सेशंस आर रिकरेंट एंड परसिस्टेंट थॉट्स, इम्पल्सेस और इमेजेस दैट कॉज डिस्ट्रेसिंग इमोशंस सच एज एंजाइटी और डिस्गस्ट। तो सीधी सी बात है, ऑब्सेशन में यानी मेंटल रूप में जो थिंकिंग होती है वो कंसिस्टेंटली होती रहती है और जिसकी वजह से एंजाइटी होती है, डिस्गस्ट फील करता है कोई पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट is that many people with OCD recognize that the thoughts, impulses or images are a product of their mind and are excessive or
अनरीजनेबल, यानी बहुत सारे लोग होते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं कि उनके माइंड में जो ये बातें आ रही हैं ये बहुत ही ज़्यादा अधिकतर रूप से होती हैं और अनरीजनेबल होती हैं। ऐसा कई बार पर्सन रिकॉग्नाइज भी करता है, लेकिन वह उनसे आसानी से दूर नहीं हो पाता है। एंड वही बात मैं यहाँ पे आगे नेक्स्ट लिखता हूँ कि दीज इंट्रूसिव थॉट्स कैन नॉट बी सेटल्ड बाय लॉजिक और रीजनिंग। वो उसे आसानी से लॉजिकली या रीजन को यूज करके उसे ठीक नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से वो कॉन्टीन्यूअस वैसा ही सोचते रहते हैं। मोस्ट पीपल विथ OCD ट्राई टू इग्नोर और सप्रेस सच ऑब्सेशंस और ऑफसेट देम विथ सम अदर थॉट्स और एक्शन, यानी वो किसी न किसी तरीके से इनको सप्रेस करने का एफर्ट करते हैं बट फिर भी वो नहीं कर पाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज इनवॉल्यूंटरी एंड एको डिस्टोनिक, यानी यह अनैच्छिक रूप से होता है। यानी कोई भी OCD वाला जो पर्सन होता है वो सोचता नहीं है कि ऐसा करना है बट फिर भी ऐसा होता है। सो मीन दैट कि वो इनवॉल्यूंटरी होता है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एको डिस्टोनिक। इसका मतलब होता है कि उसके जो भी रिस्पॉन्स होते हैं उसके रिस्पॉन्स उस पर्सन के जो भी बिलीव्स होते हैं उसके अगेंस्ट होते हैं। ओके, आप इसे ध्यान रखिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो ईगो डिस्टोनिक है इसका मतलब होता है उस पर्सन के जो रिस्पॉन्स होते हैं या फिर जो बिहेवियर होते हैं उसका जो बिलीफ सिस्टम होता है उसके अगेंस्ट होते हैं। ऐसे ही एक और टर्म आता है दैट इज द ईगो सिस्टोनिक। जो ईगो सिस्टोनिक होता है, ईगो सिस्टोनिक किसी पर्सन के जो बिलीफ सिस्टम होते हैं या जो उसके विल होते हैं उसके अप्रोप्रिएट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो आप समझ सकते हैं जब किसी को OCD हो जाता है तो उसके जो भी बिहेवियर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ईगो डिस्टोनिक होते हैं, क्योंकि वो अपनी इच्छाओं के आधार पर जो उसके बिलीफ सिस्टम होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो उसके अपोजिशन में चला जाता है। नाउ ऑब्सेशंस इज कंडीशनड स्टिमुली टू एंजाइटी। तो ये भी ध्यान रखना है, जो ऑब्सेशंस होते हैं वो एंजाइटी से कंडीशनड हो जाते हैं। तो कह सकते हैं कि जो ऑब्सेशंस होते हैं यानी उसके जो थॉट्स होते हैं वो स्टिमुलस का कार्य करते हैं, किसके लिए, एंजाइटी के लिए। यानी कोई थॉट आया और उस थॉट की वजह से वो एंजाइटी फील करने लगता है, इसलिए वो कई बार अपने बिहेवियर्स को रिपीट करता है। तो आप ये ध्यान रख सकते हो ऑब्सेशंस के बारे में। नाउ हियर इज अबाउट कंपल्सन। कंपल्सन इज सेकेंड थिंग। पहले क्या होता है, ऑब्सेशन होता है यानी थिंकिंग करता है, उसके बाद उसके माध्यम से जब एंजाइटी होती है उस एंजाइटी को कम करने के लिए वो अपने बिहेवियर को मजबूर होकर करता है, तो यानी कंपल्सन होता है। तो यहाँ पर देखिए, कंपल्सन आर रिपीटेटिव बिहेवियर और मेंटल एक्ट दैट अ पर्सन फील्स ड्राइवन टू परफॉर्म इन रिस्पॉन्स टू एन ऑब्सेशन। यानी ऑब्सेशंस के बाद कंपल्सन होता है, मतलब वो बिहेवियर को रिपीट करता है उस एंजाइटी को कम करने के लिए। सो इट्स इजी पॉइंट। तो एग्जाम के पर्पज से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले कंपल्सन होता है या फिर ऑब्सेशन होता है, आपसे ये पूछेगा तो आपको ये आसानी से बताना होगा। And now next point is that the behaviors are aimed at preventing or reducing distress or feared situation। यानी जब पहले ऑब्सेशन होता है तो ऑब्सेशन के थ्रू जो एंजाइटी होती है उसे कम करने के लिए यहाँ पर कंपल्सन होता है, यानी अपने बिहेवियर को रिपीट करके वो पूरा करना चाहता है। So now next point is that in the most severe cases a constant repetition of rituals may fill the day making a normal routine impossible। यानी जब कंसिस्टेंस बिहेवियर को कोई पर्सन रिपीट करता रहता है तो उसकी डेली लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है और हो सकता है वो आसानी से काम भी नहीं कर पाते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। एक बार एक केस था जिसमें एक गर्ल थी, उस गर्ल को OCD था और OCD में उसको प्रॉब्लम थी कि जब वो अपनी बाथरूम जाती थी तो उसको लगता था कि उसने अभी अच्छे से बात नहीं किया है, अच्छे से नहीं नहाया है, और इसलिए वो अगेन एंड अगेन नहाती थी। और उसकी प्रॉब्लम इतनी इंटेंस थी कि उसको मोर देन 1 आवर नहाने में देना होता था और कई बार वो अपना पूरा एक साबुन भी कंप्लीट फिनिश कर देती थी बिकॉज ऑफ द इंटेंस थॉट्स कि अभी अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है, अपनी बॉडी को क्लीन नहीं किया गया है, और जिसकी वजह से वो रिपीटिशन अपने बिहेव का करती रहती थी। सो यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस वे कि इस तरह से अलग अलग कंडीशंस में लोगों की जो डेली लाइफ होती है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होने लगती है। रिलीफ प्रोवाइडेड बाय कंपल्सन इज टेम्पोररी। यानी जब कोई पर्सन इसी तरह का कोई बिहेवियर रिपीटिशन करता है तो थोड़ी देर के लिए उसको लग सकता है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, मेरा हाथ साफ है, या फिर जो भी एंजाइटी है वो कम हो गई है, लेकिन फिर से प्रॉब्लम होती है और फिर से वो सारा वही साइकिल शुरू हो जाता है। नाउ
ये जो कंपल्सन होता है ये एक लर्नड बिहेवियर है। आप ध्यान रखिए, लर्निंग की चीज हो जाती है जिसकी वजह से वो अगेन एंड अगेन ऐसा करते रहते हैं। आपने साइकोलॉजी में कंडीशनड बिहेवियर के बारे में पढ़ा होगा, तो वो भी एक कंडीशंस होती है जिसकी वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम कंसिस्टेंस चलती रहती है। तो ये बात हुई कि आपका जो बेसिकली ओसीडी क्या है और ओसीडी में ऑब्सेशन क्या है और कंपल्सन क्या है। अब बात करते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को एक साइकिल के रूप में हम समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि पहली कंडीशन में क्या होता है, ऑब्सेशन होता है, यानी किसी के मन में कोई ख्याल आता है। एग्जाम्पल के रूप में लिखा है कंस्टेंट थॉट्स अबाउट वेदर और नॉट द ओवन वाज टर्न ऑफ इवन आफ्टर चेकिंग वंस, यानी एक बार चेक करने के बाद भी ये थॉट आना कि ओवन ढंग से बंद किया है कि नहीं किया है, इस तरह का ऑब्सेशन होना। और इस कंडीशन के बाद क्या होता है, एंजाइटी होती है कि अरे ओवन बंद नहीं है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो एंजाइटी होती है। उस एंजाइटी को कम करने के लिए कंपल्सन होता है, यानी वो जाके फिर से चेक करते हैं और कंपल्सन के बाद जब वो चेक कर लेते हैं तो उसके बाद उनको रिलीफ लगता है, हाँ ठीक था, यानी मैंने ओवन बंद कर दिया था और एक साइकिल पूरा हुआ। लेकिन उसके बाद फिर से मतलब वही कंडीशन होती है और उनके मन में थॉट्स आते रहते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, घर का गेट अच्छे से बंद है कि नहीं है, इसको बार बार चेक करना। सो अगर कभी एग्जाम्स में आपको ऑर्डर पूछा जाए कि पहले ऑब्सेशन है, एंजाइटी है, कंपल्सन है या रिलीफ है, इसको आगे पीछे करके पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है पहले ऑब्सेशन होता है, ऑब्सेशन के थ्रू एंजाइटी होती है, एंजाइटी के बाद कंपल्सन होता है, उसके बाद रिलीफ होता है। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। नाउ अगेन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको ऐसे बनाया हुआ है। तो ये भी एक साइकिल फॉर्म में है, पहले ऑब्सेशन होता है, इसके बाद एंजाइटी, इसके बाद कंपल्सन, इसके बाद रिलीफ होता है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 एंड नंबर 4। ओके, सो यू कैन कीप इन माइंड दिस। नाउ नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ ओसीडी, यानी अगर किसी को ओसीडी है तो ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। लॉट ऑफ वेज, ट्रीटमेंट के कई तरीके हैं। इसमें नाम आता है साइको एनालिटिक साइकोथेरेपी का, सपोर्टिव थेरेपी का और रोल मॉडलिंग, फ्री एसोसिएशन, बिहेवियर थेरेपी, ये टेक्निक्स होती हैं जिसके माध्यम से ओसीडी को ठीक किया जाता है। बेसिकली मैं बता दूं, ओसीडी को ठीक आसानी से किया जाता है जब ये इनिशियल स्टेज में हो, लेकिन जब कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक हो चुकी होती है तो उस टाइम पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और चीज़ें आसानी से ठीक नहीं होती हैं। सो आपको ध्यान रखना है, OCD इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें ऑब्सेशन होते हैं, कंपल्सन होते हैं, जिसके थ्रू लोगों की डेली की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप PDF को टेलीग्राम पर प्राप्त कीजिए एंड मेरे साथ जुड़े रहें लगातार और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए।